नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार गौड़। आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज टुडे। दोस्तों, इन दिनों जनजाति समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जगह जगह मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में जगह जगह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कुशीनगर जिले के कुशीनगर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 नरकटिया खुर्द बाला साहब देवदास नगर में जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश गढ़ मंडला राज परिवार के कुंवर प्रशांत सिंह मरावी रहे। उन्होंने गोंड समाज के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही गोंड साम्राज्य के उत्पत्ति और उस साम्राज्य के वैभव के बारे में भी बताया। यह कार्यक्रम भाजपा नेता राधेश्याम श्याम गोंड के आवास पे आयोजित किया गया था। चलिए आपको वहां का कार्यक्रम दिखाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं जिसका नाम है पूर्वांचल न्यूज टुडे, तो कृपया नीचे बने सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी कोई नई खबर लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर को धीरे शेयर, लाइक और कमेंट करें। परिवर्तन संसार का नियम है। कहा जाता है कोई परिवर्तन होते रहते हैं। अपने अपने अक्षांश से धरतियाँ धरती रहती हैं, अलग अलग जुड़ती रहती हैं। जब उन पेंजिया जब कंड टूटा तो नीचे वाले भाग को बोला गया गोंडवाना, दूसरे को बोला गया लॉरेशिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि गोंड जो हम बोलते हैं वो जाति नहीं है। पृथ्वी जब शुरुआत हुई थी तब से ये गोंड चला आ रहा है, ये गोंडवाना चला आ रहा है। कि सरकारें हमें क्या डिफाइन करेंगी, हमें क्या परिभाषित करेंगे? हमने तो पूरी धरती देश दे दिया इनको चलाने के लिए। तो ये जब खंड टूटा, गोंडवाना लैंड बना, तो उसमें से कई सारे देश अलग हुए। मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, इस तरह न्यूजीलैंड, ये सब पूरे देश। आज भी वहाँ जाएंगे तो गोंड मिलते हैं। गोंड खाली ऐसा नहीं है कि हमारे देश तक सीमित है। आप यूट्यूब में निकालिए, गोंडवाना ऑस्ट्रेलिया डालिए, गोंडवाना न्यूजीलैंड डालिए, गोंडवाना साउथ अफ्रीका डालिए, आपको गोंडवाना से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया में वर्षावन है जिसका नाम ही गोंडवाना है। साउथ अफ्रीका में गोंडवाना नाम से एक अपना उद्यान है, नेशनल पार्क। न्यूजीलैंड में गोंडी भाषा बोलने वाले लोग हैं। अंटार्कटिका में तो फिलहाल मानव है नहीं, लेकिन वो भी हमारा ही अंश है। मेडागास्कर में जो रहते हैं वो गोंडी कल्चर को फॉलो करते हैं। हमारे हैदराबाद के एक मित्र थे, वो कोल माइंस में उनकी ड्यूटी नौकरी लगी साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ के जब लोकल आदिवासी से उन्होंने बात की तो उन्होंने पाया कि उनकी भाषा गोंडी भाषा से मिलती जुलती। अलग अलग जो देश थे उस हिसाब से हमारे लोग रहते हैं, लेकिन उनकी भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से उनके थोड़े कल्चर में बदलाव है, लेकिन नाम आज भी जिंदा है। मैक्सिको जो देश है वहाँ पे भी गोंडवाना नाम से एक संगीत का एक उनका एक ग्रुप चलता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ आप देखेंगे तो आपको गोंडवाना के नाम से मिल जाएगा। तो उस भूमि के नाम से गोंडवाना है। भारत में गोंडवाना से निकला हुआ कई देश से मिल के गोंडवाना। हाँ। उस पूरी धरती को जब 5-6 देशों को इकट्ठा करेंगे तो वो गोंडवाना। और यहीं से उत्पत्ति हुई थी मानव के प्रथम अंश का, जो निकलते हुए बाकी उत्तरी दिशाओं में, उत्तरी भूमि में गए, बाकी अन्य देशों में गए। तो जो प्रथम जो आदिवासी थे वो अपने कल्चर को फॉलो करते गए, तो आज भी आदिवासी है। लेकिन जो अन्यत्र चले गए, अन्यत्र चीज़ों में चले गए ना, तो उन्हें कहते हैं हम कि ये दूसरे समुदाय के लोग हैं, या लेकिन अंश सबका आदिवासी है। तो इस धरती का नाम है गोंडवाना, जिसको हम लेके चल रहे हैं। हम इनकी पूजा करते हैं, हम इस धरती को मानते हैं। तो ये जो कल्चर है हमारे, जैसे हमारे भारत देश में जो कल्चर चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के लिहाज से अलग चलता है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर आया क्या, एक युग आया उसके बाद में। ये तो चलिए हो गया है ना। अब सवाल जब प्रोफेसर अल्फ्रेड ने इस चीज़ को परिभाषित किया तो उनकी उंगलियां उठी कि आप किस आधार पे कह सकते हैं कि ये पेंजिया नाम का कोई वो भूखंड था, फिर उसके टूटने से लॉरेशिया बना, फिर गोंडवाना बना, किस आधार पे? उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बात के सबूत और एक नहीं 2 सबूत हैं। पहला तो आप जितने देश हैं उनके टूटे हुए नक्शे जो हैं उनको जोड़ा जाए, है ना, तो पाएंगे कि एक दूसरे के समरूप ही हैं। वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। जैसे बच्चों का आता है खेलने का पजल जैसा जोड़ते हैं बच्चे, तो एक तस्वीर बनती है। तो बोले उन्होंने कहा कि आप इनको पहले तो जोड़े।
मेडागास्कर जो हिस्सा है वो टूटा हुआ है, इंडिया से लगा हुआ था, उसको आप नीचे हिस्से में केरल जहाँ है उसको जोड़ें तो वो कंप्लीट होता है। फिर उस मेडागास्कर और भारत को उठा के सीधा अफ्रीका से जोड़े तो उसका पूरा एक हिस्सा कंप्लीट होता है। फिर आप ऑस्ट्रेलिया के लेके आए तो उसका एक हिस्सा कंप्लीट होता है। अगर हिस्सा नहीं थे तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो अलग अलग भूखंड एक साथ मैच कर रहे हैं? कोई छोटे सा भूमि का टुकड़ा तो नहीं जिसका हम स्वरूप बदल लें, है ना। तो ये था। तो फिर दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया वनस्पति और जीव जंतु के सिद्धांतों के हिसाब से। उन्होंने दिया कि जो भारत में जो पशु पक्षी या जो भी जीव वनस्पति पाई जाती है वही ऑस्ट्रेलिया में क्यों पाई जाती है। जो समुद्री जीवाश्म यहाँ पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में क्यों पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में क्यों पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में क्यों पाए जाते हैं, बाकी लॉरेंसिया वाले क्षेत्र में क्यों नहीं पाए जाते। वहाँ की वनस्पति अलग क्यों है, यहाँ की क्यों अलग है। आप कभी देखिए ऑस्ट्रेलिया, ज़्यादा नहीं ऑस्ट्रेलिया का ही उसमें आप सर्च करिए वनस्पति में। आप अगर उसको वहाँ के लोगों को ना देख के खाली वहाँ की भूमि को वनस्पति को देखेंगे तो आप कहेंगे इंडिया का ही क्षेत्र है, वैसे ही मिट्टी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने इस आधार पर ही चीज़ को सत्यापित किया कि जो जीवाश्म जो जीवों के अंश भारत में मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रहे हैं, न्यूजीलैंड में भी मिल रहे हैं, जो वनस्पति यहाँ मिल रही है वो भी उन देशों में मिल रही है। तो इस बात का प्रमाण है कि कभी न कभी एक थे ही। तो इन्होंने दो सिद्धांत दिए जिसको कोई झुटला नहीं पाया आज तक, और उन्हें गोंडवाना नाम दिया था, ये गोंडवाना ही है। तो हम केवल एक जाति समूह किसी राज्य या देश तक सीमित नहीं, हम तब से चल रहे हैं जब प्राकृतिक शक्ति बड़ा देव ने इस धरती का निर्माण करना शुरू किया था। उसी समय से उन्होंने गोंडवाना भी शुरू कर दिया, गोंडी लोगों का भी उन्होंने शुरुआत वहाँ से कर दी। ये तो रहा कालखंड की गोंडवाना कहाँ से आया और जो जीव अंश है वो कहाँ से आया। फिर आते हैं बात हम कि गोंडवाना की जो ऐतिहासिक जिसे जो इतिहास जो आज हम देखते हैं वो कहाँ से शुरू हुआ। जब मानव अंश धीरे धीरे रहने लगा, समूह में आने लगा, एक दूसरे को पहचानने लगा कि पशु कौन है, जानवर कौन है, वनस्पति क्या होती है, तो उन्हें बड़ा ये आश्चर्य हुआ कि आखिर है क्या चीज़ ये कैसे ये पेड़ है, ये क्या चीज़ है जो अपने आप बड़े होते हैं, फिर फल देते हैं, इनके पत्ते भी झड़ते हैं, फिर ऐसा कालचक्र फिर आता है। ये है क्या, ये पानी क्या है जिसे हम पीते हैं हमारी प्यास बुझ जाती है, ये आता कैसे, ये वायु क्या है, तारे क्या है, चांद क्या है। ये बड़ा उनके लिए एक जिज्ञासा का विषय था। आज तो चलिए विज्ञान है, उसने तो सारी चीज़ें खोज ली हैं, फिर भी विज्ञान प्रकृति के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए आज विज्ञान विज्ञान है। अगर वो कुदरत के खिलाफ जाके काम करता तो विज्ञान विज्ञान आज भी नहीं होता। आज भी विज्ञान कुदरत के बिना, प्रकृति के बिना अधूरा है। उसके सिद्धांतों को पालन करेगा तभी विज्ञान आगे बढ़ पाएगा। अगर आप जैसे एक फ्लाइट होती है, जो हवाई जहाज़ होती है ना, वो किसको देख के बनता है, पंछियों को देख के। हाँ, तो आप हवाई जहाज से पंख निकाल कर उड़ा के दिखाइए, नहीं कर सकते, क्योंकि पक्षी बिना पंख के नहीं उड़ सकता। ये बात वैज्ञानिकों को पता थी, तो हमें भी हवाई जहाज में पंख देने होंगे। उसमें भी कई मुश्किलें थी, बाद में कई एक्सीडेंट होते थे बहुत सारी, क्योंकि जो एक कहना चाहिए भौतिक शास्त्र होता है, जो भौतिकी जो भी वो उसमें जो पढ़ा हो गया आप लोगों, हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें तो उनको सिद्धांतों का पालन किया। कई पक्षियों पर रिसर्च किया कि उनके पंख ऐसे घूमते हैं, पीछे के पंख ऐसे रहते हैं, तो ऐसी संरचना उन्होंने देनी शुरू की। और आज हाई टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि आज सबसे सुरक्षित साधन हवाई जहाज माना जाता है। एक छोटा सा उदाहरण था, है ना, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब तक प्रकृति के सिद्धांतों को विज्ञान फॉलो नहीं करेगा, विज्ञान भी इतना नहीं बढ़ सकता। तो हमारे उस समय भी ये एक जिज्ञासा का विषय था उस समय के मानव में कि आखिर है क्या चीज़, ये कौन है जो हमें अन्न देता है, ये कौन है जो हमें हवा देता है, पानी देता है। उनके विचार में एक बात आई, ये कोई ना कोई शक्ति है, और वो शक्ति कौन है, वो प्रकृति है जो हमें दे रही है। वो कोई भगवान नहीं जानते थे, उनको ये पता था कि हमारे माता पिता ने हमें पैदा किया, ये प्रकृति हमें पाल रही, अन्न दे रही है। हम उनके जैसा तो नहीं बन सकते, उतनी क्षमता तो आज हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, उनके बताए रास्तों पे अगर हमने 1-2% भी अपने अंदर समाहित कर लिया, तब वो बन जाएंगे जो आज से 500-600 साल पहले थे या हज़ारों साल पहले थे। जैसे हम एक समृद्धशाली एक हमारा जो इतिहास रहा है, वैसे ही समृद्धशाली आज हम अपना एक स्वर्ण युग बना सकते हैं। तो हमें किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, सब हमारे पुरखों ने दिया है। भाषा, संस्कृति, सारी चीज़ें इस धरती ने दिया है।
कोई हमें देने वाला नहीं है, क्योंकि हमने ही लोगों को दिया, हमने ही सरकारों को दिया है, इस देश दुनिया को दिया है। तो हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, बल्कि जो हमारी चीज़ें हैं उसको पुनर्जीवित करना है, उसको अपने अंदर समाहित करना है, उसी को लेकर चलना है। और पुनः आप लोगों को मेरा सादर सेवा जाओ। सभी मातृशक्ति शक्ति है जो हमें ये सब दे रही है, जो हमारा पालनहार कर रही है, वो प्रकृति की पूजा करनी शुरू, उसके सिद्धांतों पे चलना शुरू किया। सिद्धांत कैसे? जब मानव ने देखा कि एक जानवर जैसे कि नाग सांप है, वो जब कुंडली मार रहा है तो दाएं से बाएं की ओर मार रहा है। लताएं जब पेड़ पे चढ़ रही हैं, दाएं से बाएं चढ़ रही हैं। जब उन्होंने आकाश को देखा, गौर किया, तो पता चला कि जो घूर्णन गति वो दाएं से बाएं हो रही है। तो उन्होंने माना कि सारी चीज़ें प्रकृति की दाएं से बाएं हो रही, तो उन्होंने भी इस चीज़ को शामिल किया अपने आचरण में। उन्होंने भी अपनी सारी क्रियाकलापों को दाएं से बाएं प्रारंभ करना शुरू किया। आज भी हम पूजा करते हैं, दादा शायद आपको जानकारी होती है कि जब अगरबत्ती जलाया जाता है तो जनरली जो लगाते हैं वो ऐसे किया जाता है, लेकिन हमारे दाएं से बाएं ऐसे